सीयूटी एस्पिरेंट्स आपके लिए ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ हैं सीयूटी 2023 की वन ऑफ द टॉपर्स नीलाक्षी। और नीलाक्षी अपनी पूरी सीयूटी की जर्नी आपके साथ शेयर करने वाली हैं। वो आपको बहुत ही शानदार स्ट्रेटजीज बताएंगी, टिप्स आपके साथ शेयर करेंगी और आप सभी ने कमेंट्स में जितने क्वेश्चन पूछे थे उन्हें भी वो आंसर करने का पूरा ट्राई करेंगी। नीलाक्षी के सीयूटी स्कोर्स आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे। नीलाक्षी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेडी श्री राम कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स कर रही हैं। तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। आप सभी को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। हे एवरीवन, सो आज हमारे साथ है नीलाक्षी। नीलाक्षी, सबसे पहले थैंक यू सो मच आज हमें ज्वाइन करने के लिए। बेसिकली आज मैं आपसे सीयूटी रिलेटेड, आपकी कॉलेज लाइफ रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा आप शॉर्ट इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे दे, बता दे अपने बारे में बच्चों को। So hello everyone, my name is Dilakshi Goswami. I'm from Dhanbad, Jharkhand, and I have completed my schooling from Delhi Public School, Dhanbad itself. And further, I am pursuing BA History Honors from Lady Shri Ram College from University of Delhi. सो आज नीलाक्षी, सबसे पहले सीयूटी रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने टेलीग्राम पर और कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या क्वेश्चन पूछूं। तो ज़्यादातर वही क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो बच्चे ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ, आपका 1 महीने बाद सीयूटी का एग्जाम है और अभी आपका कुछ भी नहीं हुआ है, तो आपके क्या स्टेप्स होते हैं, आप कैसे प्रिपरेशन करती है इस महीने में? सबसे पहले मैं लेंदी प्रोसेस को नहीं चूज करती। सबसे पहले मैं लेक्चर वीडियोस को प्रेफर करती। और क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं बुक को, अगर हम बुक पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पर अगर आपके पास टाइम नहीं, अगर आपके पास टाइम है तो आप जरूर कीजिए, इट्स वेरी एसेंशियल। पर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप लेक्चर वीडियोस को रेफर कर सकते हो। और लेक्चर वीडियोस में इट्स इट्स टाइम सेवर, प्लस आपको सारे डिटेल्स अच्छे से पता चल जाते हैं। मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने लास्ट में लेक्चर वीडियोस को ही बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी थी। और मुझे याद है कि मैं एक रात पहले बैठ के सारे वीडियोस आपके ही चैनल से देख रही थी, रिवाइज कर रही थी कॉन्सेप्ट। प्लस मेरी पर्सनल नोट्स भी है, अम, मैंने बनाए थे। पर कुछ चैप्टर्स बहुत लेंदी है, जैसे हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के हम नोट्स नहीं बना सकते क्योंकि पूरा सब्जेक्टिव है। तो मैं यही बोलूंगी कि आप मॉक ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फोकस करो। अगर आप पढ़ रहे हो, आप अगर चैप्टर्स भी रीडिंग कर रहे हो, आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी है, चैप्टर्स रीड कर रहे हो, तो आप इस तरह से रीड करो कि हर एक पैरा से आप खुद से वो फ्रेम कर पाओ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी नीलाक्षी बहुत इंटरेस्टिंग है, सभी टॉपर से मैं पूछता हूँ क्योंकि बच्चे बार बार पूछते हैं। उनके मन में रहता है कि टॉपर का डेली रूटीन क्या रहता है, मतलब जब वो सीयूटी का प्रिपरेशन कर रहे थे तो उनका डेली रूटीन क्या रहता था। तो इसको जरा आप अच्छे डिटेल्ड वे में समझाइए कि आपका क्या रूटीन रहता था दिन भर का। तो बोर्ड के बाद कुछ टाइम मिला था हमें, तो मैं 1 से 2 दिन का ब्रेक ली थी। उस ब्रेक में मैं सीयूईटी के पैटर्न को एनालाइज कर रही थी कि ये एग्जामिनेशन है कैसा, इसमें क्या से क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्योंकि पीवाईक्यूज बहुत कम अवेलेबल थे, तो मैं उनको एनालाइज कर रही थी कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो सारे एनालाइज करने के बाद मुझे पता चला कि एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं आता है। तो मेरा डेली रूटीन अकॉर्डिंगली बना। आई एम अ अर्ली पर्सन, तो मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और फिर मैं सुबह के टाइम पे रिवाइज करती हूँ। जो कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं, एक बुक में ऐसे कुछ पार्ट होते हैं जो हर एक स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगते हैं, तो मैं उन कॉन्सेप्ट को लेके सुबह रिवाइज करती थी, उसके नोट्स बनाती थी। और उसको उसको ऐसा नहीं है कि एक बार रिवाइज करके मैंने उसे छोड़ दिया। मैं ऐसे कि वीकली 1-2 बार ऐसे रिवाइज करती रह गई। और फिर जाके अ, वो चीज जो है वो बहुत ज्यादा आपको अच्छे, वो आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाती है। और बाकी बात रही, तो मैं सुबह से लेके पूरे दिन सीयूटी की प्रिपरेशन में लगाती थी, विद सम शॉर्ट ब्रेक, क्योंकि ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लगातार नहीं पढ़ सकते उतना। तो ये मेरा ऐसा ही था। तो मतलब जितना मुझे समझ में आ रहा है आपके आंसर से, नीलाक्षी ने अपने एनर्जी लेवल्स का बहुत अच्छे से यूज करा था। लाइक ये मॉर्निंग पर्सन थी, तो जो चीज़ें डिफिकल्ट थी ये सुबह उसको करती थी, फिर दिन भर अपनी पढ़ाई करती थी। तो आपको भी ये चीज़ देखना पड़ेगा कि कब आपका पढ़ाई में सबसे ज़्यादा मन लगता है, और उस समय आपको वो करना पड़ेगा जो आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। अगर आप ये फॉलो करते हो तो फिर सब कुछ सही रहेगा।
और डेली रूटीन के लिए मैंने चैनल पर स्ट्रेटेजी वीडियो डाल दी है, वो आप देख लेना, आपको हेल्प मिलेगी। अब नीलाक्षी, अगला क्वेश्चन, इंग्लिश बच्चों को बहुत दिक्कत जा रही है कि भाई कैसे करें प्रिपरेशन इंग्लिश का। इंग्लिश डिफिकल्ट नहीं आता, ये मुझे भी पहले लगता था अपने प्रिपरेशन के टाइम पे कि इंग्लिश को कैसे करें, क्योंकि बाकी सबका तो पोर्शन हमें दिया गया है, इंग्लिश का कोई पर्टिकुलर पोर्शन नहीं है। तो मैंने पीवाई क्यूज एनालाइज किए थे, तो उससे मैं उस टाइम पे हमारे पिछले साल पे आए थे, वो कैब रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आए थे, पैसेज आए थे। आपको सारे क्वेश्चंस जो आए थे वो काफी इजी थे। अगर आप अराउंड 50 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से 40 अटेम्प्ट करना, तो आपको कुछ ऐसा डिफिकल्ट लगे तो आप उसको स्किप कर सकते हो क्योंकि वरना नेगेटिव जाएगा। तो इंग्लिश ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, आपको 12th लेवल के ही आते हैं सारे। हमारे 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 स्लॉट में ज्यादा ग्रामेटिकल क्वेश्चंस थे, रीअरेंजमेंट थे सेंटेंसेस के, जंबल वर्ड्स थे। तो आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, काफी सारे बुक्स अवेलेबल होंगे, ऑनलाइन भी होंगे, आप उनको परचेज भी कर सकते हैं। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इंग्लिश। आपको रीडिंग हैबिट आप डेवलप, अब आप आर्ट्स के स्टूडेंट है तो आपकी रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, आप जल्दी से, क्योंकि इंग्लिश के एग्जाम में क्या होता है कि टाइम काफी कम पड़ जाता है, बहुत पैसेजेस आते हैं, प्लस क्वेश्चंस रहते हैं, लंबे लंबे होते हैं। तो आपको अपना इन्हांस करना पड़ेगा रीडिंग स्किल्स, और प्रैक्टिस करना पड़ेगा रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। जहां तक रही वोकैब की बात, हमारे स्लॉट में देखा गया था कि वोकैब नहीं आए थे, पर बहुत सारे ऐसे स्लॉट थे जहाँ वोकैब थे। तो मैं बस वोकैब के बारे में ये बोलूंगी कि वोकैब ज्यादा हार्ड नहीं आते, बहुत सारे वोकैब्स ऐसे रहते हैं कि वो सेंटेंसेस में आते हैं, और वो वोकैब वाले वर्ड को अंडरलाइन कर दिया जाता है, तो आप उसका मीनिंग समझ सकते हो। तो ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, इंग्लिश में, इंग्लिश काफी इजी पेपर आता है बेसिक लेवल। अभी तक एक भी ऐसा इंटरव्यू नहीं है जहाँ पर किसी टॉपर ने बोला हो कि इंग्लिश डिफिकल्ट आता है। मुझे भी नहीं मालूम ये मतलब कहाँ से बच्चों को मालूम चल रहा है कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है। मैंने आपको इंग्लिश वाली वीडियो में पूरा सिलेबस बता दिया था और सारी स्ट्रेटेजी भी शेयर करी थी, आप उसको फॉलो करो। नहीं आता है डिफिकल्ट, अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, सारे टॉपर्स आपसे यही बोल रहे हैं कि इंग्लिश इजी आता है, तो टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद नीलाक्षी, एक और बहुत बड़ी दिक्कत बच्चों को आती है सब्जेक्ट्स को बैलेंस करने में, कि आप एक दिन में सारे पढ़े, एक पढ़े, कैसे करें। तो आपने कैसे बैलेंस करा था ये सारे सब्जेक्ट्स को। आपको एक, मुझे लगता है आपको सबको ही एक गोल लेकर चलना चाहिए। दिन आपके डे स्टार्ट होता है, आपको प्लान करना चाहिए कि ये आपने बोर्ड तक पढ़ा हुआ है, बोर्ड में सारे चैप्टर्स आपने कवर किए, कुछ कुछ रिलेटेड है, तो मैं बोलूंगी आप पहले रिलेटेड पोर्शन कर लो अच्छे से। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप लेक्चर वीडियोस है काफी सारे अवेलेबल है ऑनलाइन भी, उनसे कर लो। फिर आप उनके नोट्स भी अवेलेबल होते हैं, वो नोट्स का एनालाइज करो, उसके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करो। बहुत सारे सिलेबस है, पर मैं बोलूंगी कि आपको, आप हमेशा से टारगेट सेट करो कि आपको इस कॉलेज में जाना है, इस यूनिवर्सिटी में जाना है, और इसका क्राइटेरिया ऐसा है। जैसे हमारे कोर्स में 3 डोमेन्स चाहिए, एक इंग्लिश चाहिए सब्जेक्ट, हम्म। तो आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करो। जीटी मैंने दिया था पर वो सेफ साइड पे रहने के लिए दिया था मैंने। तो आप वैसे अकॉर्डिंगली ट्राई करो कि आप प्रिपेयर कर पाओ उसके लिए, चैप्टर वाइज प्रिपेयर करो। एक आप क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दो एक दिन पे। आप मैं वापस रिपीट करूंगी कि आप वापस एनसीईआरटी, अगर आपके पास टाइम है तो आप जरूर पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो और उसको एनालाइज करो। बहुत सारे एमसीक्यूज मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप एक लेक्चर वीडियो देख के फिर मॉक्स ट्राई करें, तो ये भी आपका वर्क करेगा। प्लस आप ये भी कर सकते हो कि आप नोट्स एनालाइज कर रहे हो या फिर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, उसके बाद आप मॉक्स दे रहे हो उस चैप्टर की। तो दिस इज ऑल दैट इट वर्क। बिल्कुल सही कहा। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, आपने एक बहुत अच्छी चीज बोली कि आपका गोल होना चाहिए। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बहुत बड़ी कंफ्यूजन में चले जाते हैं, वो ये है कि वो दूसरों को देखकर अपना गोल बनाते हैं। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपके पास सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं, और एक बच्चा है जिसके 10 चैप्टर बचे हुए हैं, एक बच्चा है जिसके सिर्फ 2 चैप्टर बचे हुए हैं। तो जिसके 10 चैप्टर हैं उसको 5-5 चैप्टर करने पड़ेंगे। लेकिन अगर अब आप उसको देखकर अपना गोल बनाने लग गए तो फिर आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि आपके सिर्फ 2 चैप्टर हैं, तो आपको दिन में सिर्फ एक ही चैप्टर करना है और आपका 2 दिन में सिलेबस हो जाएगा। तो आप सबसे पहले देखो कि आपका कितना सिलेबस बचा हुआ है और उसके हिसाब से गोल सेटिंग करो। और
मैं कभी भी चैनल पे कोई स्ट्रेटेजी वीडियो बिना गोल सेटिंग के बनाता ही नहीं हूँ, और रीजन ही यही रहता है कि अगर आपको यही नहीं पता है कि आपको करना क्या है तो फिर आप पढ़ोगे कैसे, पूरा दिन भर आपका आलसी में निकल जाएगा। तो नीलाक्षी भी वही बात बोल रही है कि ये डेली के गोल बनाती थी कि मुझे आज ये पढ़ना है, तो फिर बैलेंस अपने आप हो जाता है। तो ये आप चीज करो। और अब आपने बात करी दी है यहाँ पर जनरल टेस्ट की, तो उसकी भी टिप्स आप दे दीजिए नीलाक्षी, कि आपने उस पर कैसे प्रिपरेशन करा था। मैंने जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन जितनी भी की थी यूट्यूब से की थी। और जनरल टेस्ट को मैंने बहुत कम प्रेफरेंस दिया था, क्योंकि मेरी मेरे जो कोर्सेज थे वो डीयू में ही थे, और उनके उनके क्राइटेरिया में जनरल टेस्ट नहीं था। तो और जनरल टेस्ट के क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट आते नहीं है। मैंने मैंने मेरा रॉ स्कोर अराउंड 150 के अराउंड बन रहा था, और मैंने बहुत कम, एक दिन पहले मैं उसके लिए प्रिपेयर। तो अगर आपको जीटी के लिए जाना है तो मैं बोलूंगी यूट्यूब से सारे वीडियोस आप देखो, प्लस प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैथ के काफी क्वेश्चंस आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, काफी शॉर्टकट अवेलेबल है यूट्यूब पे कि आप उनको कम टाइम पे करोगे। अगर आपका मैथ्स कमजोर है और आपको जीटी में ज्यादा मार्क्स की जरूरत है, तो आप मैथ्स पे वर्क करो, क्योंकि मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन बहुत थे। क्लास हम्म। 10th तक की मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर्स के भी काफी सारे फॉर्मूलेज और काफी सारे क्वेश्चंस आए थे। इवन इवन काफी सारे क्वेश्चंस क्लास 10th के लेवल के भी थे। तो मैं ये बोलूंगी कि 10th के लेवल के सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और जीटी ज्यादा डिफिकल्ट आता नहीं है। बस इतना इतना करने से इट्स इनफ। अब यहाँ पर आप नीलाक्षी बार बार मॉक्स की बात कर रही हैं, तो मैं चाहूंगा इसमें आप और एक अच्छे से बता दें कि मॉक्स क्यों इंपॉर्टेंट है और बच्चों को मॉक्स क्यों देना चाहिए, मतलब। क्योंकि आर्ट्स एज इन सब्जेक्ट हम बस उसको थ्योरी के लेवल से पढ़ते हैं, क्योंकि हम बोर्ड्स देते हैं, बोर्ड्स में हमें लंबे लंबे आंसर्स लिखने पड़ते हैं। और मॉक्स हमें वो प्रैक्टिस देते हैं कि हम वापस हम हम वो प्रैक्टिस करें। वो प्रैक्टिस हो जाता है काफी अच्छा से। काफी बार मैंने ऐसा देखा है कि मॉक से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, डायरेक्ट एकदम सेम टू सेम आ जाते हैं। तो वो चीज काफी टाइम सेवर भी होता है कि आपको पहले से वो आंसर्स पता रहते हैं। आपको रिवीजन आपको वो रिवाइज हो जाते हैं। आपको क्वेश्चन देख के ही वो रिकॉल हो जाते हैं, आपको ज्यादा टाइम लगाना नहीं पड़ता। मॉक इसलिए भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको आपको आइडिया मिलता है उससे कि क्वेश्चंस आ कैसे सकते हैं, उनको अटेम्प्ट करने का तरीका पता चलता है। काफी सारे क्वेश्चंस में असर्शन रीजनिंग टाइप्स भी आए हैं क्वेश्चंस, और उसमें ऐसा है कि आपको जरूरी नहीं है कि सारा कुछ पता हो, पर आपको ऑप्शन देख के आंसर पता चल जाता है कि एक एक आंसर, एक ए बी में से ए तो नहीं हो सकता है, और ऑप्शंस भी अकॉर्डिंगली रहते हैं। तो आपको वो प्रैक्टिस भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है मॉक्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हर दिन आपको, अगर सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको हर दिन मॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप लोग कमेंट्स में भी मुझसे पूछ रहे थे, मैंने पहले भी बताया है, एग्जाम फैक्टर ने लॉन्च करे हुए हैं हर एक स्ट्रीम के लिए बहुत सारे मॉक्स, आप उन्हें देख सकते हैं। कूपन कोड भी उन्होंने मुझे प्रोवाइड करा हुआ है, अगर आप गुरु EF10 यूज करेंगे तो एडिशनल 10% भी डिस्काउंट आपको मिलेगा। और वो अपनी वेबसाइट पर फ्री मॉक टेस्ट भी पहले प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पहले आप फ्री देकर देख लो। अगर आपको फ्री अच्छे लगते हैं तो फिर बाकी मॉक टेस्ट आप देख सकते हैं। तो मॉक जरूर से करो। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीलाक्षी की, बोर्ड एग्जाम अभी खत्म हुए हैं, बच्चों ने पूरी एनर्जी लगा दी बोर्ड एग्जाम में, अब उन्हें आती आलसी कि यार अब क्या सीयूटी करना, आलसी आ रही, मेहनत तो करना है, उनको भी अपना ड्रीम कॉलेज में जाना है, लेकिन बस प्रोक्रास्टिनेशन, अरे बाद में कर लेंगे बाद में कर लेंगे, अभी तक मैसेज आ रहे हैं कि भैया अभी तक कुछ भी नहीं करा। तो आप कैसे डील करती थी इससे? ये स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, प्रोक्रास्टिनेशन, तो आपने कैसे डील किया इन चीजों से? तो आई एम वेरी मच इनटू मेडिटेशन। मैं अभी भी बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। आई हैव मैनिफेस्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माय लाइफ। तो स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है सीयूईटी। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप उसके लिए प्रैक्टिस करो और पढ़ाई करो, क्योंकि बिना मेहनत करके आपको कुछ नहीं मिलता है। दैट्स द ट्रुथ, हार्ड ट्रुथ। तो आप मेहनत करो, और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, रिवीजन करो। और हाँ, मन तो नहीं करता है, बहुत ज्यादा लेजी फील होता है, तो मैं बोलूंगी थोड़ा वॉक कर लो, थोड़ा बाहर जाके अपने आप को रिफ्रेश कर लो। थोड़ा बहुत बहुत बार ऐसा भी हुआ कि मैं
एग्जॉस्ट होके अपने रूम से बाहर जाके थोड़ी देर म्यूजिक सुन लेती हूँ, थोड़ी देर अपनी मम्मी से बात करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो ऐसा कुछ काम करती हूँ जिससे मैं रिलैक्स फील करूँ कुछ टाइम के लिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस लेने से स्ट्रेस बढ़ता है, ओवर थिंकिंग होती है, और ये सब करने के बाद आप खुद आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो आप इवेंचुअली स्ट्रेस लेके आपको कोई प्रोडक्टिविटी नहीं मिलती, तो इससे अच्छा आप इन्वेस्ट करो अपने आप पे। आप कुछ ऐसा करो जो आपको पसंद हो, और अपने मन को खुश रखो, और अगर मन खुश होगा तो आपको जरूर पढ़ने का मन करेगा। पढ़ने का मन तो ऐसे नहीं करता है पर स्टिल आपको इनकरेजमेंट, आपको मोटिवेशन जरूर मिलेगा। और नीलाक्षी, आप मेडिटेशन की बात करिए, मैनिफेस्टेशन की कर रही हैं, तो आपका इंटरेस्ट होगा इसमें, तो इसके बारे में और बता दीजिए। जैसे अगर कोई करना चाहता है तो कैसे कर सकता है? आपको पॉजिटिव रहना पड़ता है पूरे दिन थ्रू आउट, और पॉजिटिव रहने से काफी कुछ चेंज होता है आपकी लाइफ में। आपको चेंजेस लाइक फील होते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो ना, तो आप और पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हो अपने पास, और पॉजिटिविटी हो आ जाती है इवेंचुअली आपके लाइफ में। तो आपको पॉजिटिव बनना, आपको नेगेटिव के ऊपर एकदम ध्यान नहीं देना। यू शुड हैव द लाइक हैव एकदम फेथ कि आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला है, आपके साथ सारी पॉजिटिव चीज होने वाली है, और सब कुछ सही होगा। दिस फीलिंग इटसेल्फ इज अ वेरी गुड फीलिंग। और मुझे लगता है कि ऐसे इस पॉजिटिविटी फॉलो करके आपका मन भी बहुत ज्यादा शांत रहता है। ऐसे नेगेटिव थॉट्स आप अवॉइड कीजिए, और आप नेगेटिव लोगों के अराउंड रहना भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि बहुत लोग मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे भी बोले थे कि बीए ही तो करना है, पर उनको डिफरेंस समझना चाहिए। डीयू से बीए का बहुत ज्यादा वैल्यू होता है। इवन मैं एलएसआर से हूँ, तो लाइक मेरे को पता है कि कितना पर्सनल डेवलपमेंट होता है। आप पर्सनली बहुत कुछ सीखते हो, आपका पर्सनालिटी डेवलप होता है। तो आप ऐसे लोगों के साथ भी रहना अवॉइड करो। आप आप योगा करो, आप बहुत सारी ऐसी चीज है जो आपको पसंद है वो करो। अभी मैं रिसेंटली एक बुक पढ़ रहा था, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, और नीलाक्षी जो बातें बोल रही है उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ था कि आजकल हमारी यूथ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम कुछ ज्यादा ही नेगेटिव हो गए। मतलब ऐसा है कि हम बाहर निकलते हैं और अगर मौसम अच्छा नहीं है तो हम नेगेटिव हो जाते हैं, यार आज पानी गिर रहा है, बकवास, आज का दिन बेकार जाएगा। या बहुत धूप है तो आज का दिन बेकार जाएगा। मतलब अब एक दिन का मौसम ये बताएगा कि आपका दिन कैसा जा रहा है। तो उसमें इस चीज को एक्सप्लेन करा हुआ था कि अगर आप नेगेटिव रहोगे दिन भर छोटी छोटी चीजों से, कि यार इसने मुझे ये बोल दिया, या मैं आज मॉक देने बैठा, मॉक में मेरे क्वेश्चन गलत चले गए, तो आपके साथ और बुरा होगा, क्योंकि आप अट्रैक्ट कर रहे हो उन चीजों को। तो जितना आप पॉजिटिव रह सकते हो उतना अच्छा। और मीनाक्षी ने जो बात बोली ये भी उस बुक में एक और दी हुई थी कि दो टाइप के लोग होते हैं जिनसे आप लाइफ में मिल सकते हो। एक होता है टॉक्सिक पीपल और एक होते हैं नर्चरिंग पीपल। तो आपको टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपसे बोल रहे हैं कि अरे पीए ही तो करना है, या फिर क्या कर लोगे, अरे हटाओ, या तुमसे नहीं होगा, तो ये लोग ना एक हमारे माइंड को बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन इसके बदले अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपको इंकरेज करते हैं कि अरे तुमसे हो जाएगा, टेंशन मत लो, सब होगा, तो कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन भी मिलता है और हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी है ना जो बाहर से आ रही है उसको आप कट करिए, उसको बिल्कुल हटाइए, और अंदर से भी पॉजिटिव रहिए, बहुत जरूरी है। इसके बाद आपसे मेरा आखिरी सीयूटी रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर मैं आपसे थोड़े कॉलेज लाइफ के क्वेश्चन पूछूंगा। एनसीईआरटी का आपने बता दिया, लेकिन फिर से शॉर्ट में बता दीजिए कि एनसीईआरटी को कितना टाइम आपने दिया, और क्वेश्चन एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने को ज्यादा टाइम दिया कि एनसीईआरटी को ज्यादा टाइम दिया अपने डोमेन्स के लिए? सो हमारे पास काफी ज्यादा टाइम था, तो हमारे पास 2 to 3 मंथ था। तो मैंने तो बोर्ड्स में एक बार एनसीईआरटी पढ़ रखी थी अच्छी। मैंने वापस से रिवाइज किया, एनसीईआरटी पढ़ मैंने सारी सारे पढ़े। हाँ, बोर्ड के टाइम क्या हुआ था कि मैंने बॉक्स जो था उनको काफी ज्यादा बॉक्स को छोड़ दिया था। पर आपको इस टाइम बॉक्सेस भी कवर करनी होती है, आपको डेट्स भी आपको लर्न करनी होते हैं। इवन पॉलिटिकल साइंस में काफी सारे बॉक्सेस है, तो उसको आपको रिवाइज करना पड़ता है। तो वो सब आप इस टाइम पे करो, क्योंकि वो बॉक्सेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉल साइंस में बहुत ज्यादा बॉक्सेस से क्वेश्चन आ चुके थे, तो उस पे फोकस करो। फिर फिर आप मॉक्स पे जाओ, मॉक्स को सॉल्व करो, प्लस आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है। आप टाइमर लगा दो कि मैंने इतने मॉक्स इतने मिनट पे सॉल्व किए। मे बी नेक्स्ट बार आपका वो इम्प्रूव हो जाएगा।
तो आप एनसीईआरटी पे कंसंट्रेट करो। आपके पास बहुत सारे रिसोर्स है, इंटरनेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है, रिसोर्स की कमी एकदम नहीं है। आपके खुद के चैनल पे काफी सारे लेक्चर्स, वीडियो, सब कुछ अवेलेबल है। तो टाइम कम है, पर ये इसको हम एक्सक्यूज नहीं बना सकते। इसको हम जितने भी टाइम है यहाँ पे हमें, हमारे पास, हमको उसको अच्छे से प्रोडक्टिविटी लेवल अपनी बढ़ा के अच्छे से चलना पड़ेगा। और बस 1 महीने है तो अब खूब मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो, और आलस त्याग दो अभी के लिए, और मेहनत करो। आज के टाइम पे रिसोर्सेज की कमी सिर्फ उसके पास है जो मेहनत नहीं करना चाहता। अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो आज के इतनी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ों की बात कर रहा हूँ, आपको सब मिल जाएगा। हमारे चैनल पे पूरी एमसीक्यू सीरीज, एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन वीडियोस और बहुत चैनल है, आपको बहुत कुछ मिल रहा है। अब नीलाक्षी, अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बट आया था तो मैं पूछ रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये जानना है कि अगर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ के एक्सपेंसेस क्या रहेंगे। लाइक अगर वो पीजी में जाते हैं, जैसे आप पीजी में हैं, तो कितना उनका खर्चा हो जाएगा महीने का, क्योंकि ये भी उन्हें ध्यान में रखना पड़ेगा आने से पहले। आई नो दिस सिचुएशन, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, उसका काफी अच्छा मार्क्स थे, पर उसके कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस थे। उसको वेंकी मिल रहा था, वेंकटेश्वर कॉलेज, पर वो आ नहीं पाई। तो दिल्ली आने के लिए आपको मिनिमम 15,000, अगर आप लड़की हो तो आपको मिनिमम 15,000 लगेगा ही, क्योंकि गर्ल्स पीजी काफी एक्सपेंसिव होते हैं। वही बात करें बॉयज पीजी की, तो 6 to 7,000 में आपका पूरा हो जाएगा। और ये डिपेंड करता है नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस पे। नॉर्थ कैंपस में बहुत अच्छे पीजी और कम रेट पे अवेलेबल है, और काफी अच्छा इन्वायरमेंट भी है। पर जहाँ तक हम बात करते हैं साउथ कैंपस में, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, खासकर मेरे कॉलेज के अराउंड बहुत एक्सपेंसिव है। तो वो डिपेंड करता है। पर अब अगर आप आने का आपको मन है तो आप, नहीं, आप मत रुको। फाइनेंशियल और ये सब मैनेज हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। और आने का मन है तो आप बस आ जाओ, यही बोलूंगी। और बाकी सब मैनेज हो जाएगा। कॉलेज से दूर ले लेना कहीं पीजी, कॉलेज से फ्लैट ले लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ ले लेना आसपास कहीं पे भी, तो वो कम में पड़ जाएगा। तो अराउंड 15,000 अगर आप लड़की हो तो लेके चलो, वरना उससे कम में भी 10,000, मिनिमम 10,000 मान लो, मैक्सिमम 50। और आपसे मेरा अब आखिरी क्वेश्चन है, हालांकि आपने इसको बहुत बार अभी आंसर कर दिया, बट फिर भी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। इज दिल्ली यूनिवर्सिटी रियली वर्थ इट? मतलब क्या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? और दिल्ली यूनिवर्सिटी इज वर्थ इट। कॉलेज कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। नॉर्थ कैंपस में लीनियंसी काफी अच्छी है, और साउथ में थोड़ी रिजिड। खासकर मेरे कॉलेज की अगर बात करूँ तो वो काफी लीनियंसी एकदम नहीं है कॉलेज में। पर दैट मेक्स यू मोर इफेक्टिव, आई, क्योंकि क्योंकि स्ट्रिक्ट है कॉलेज। और कॉलेज काफी अच्छा है, क्योंकि प्रोफेसर्स जो है काफी ज्यादा कोऑपरेटिव है, काफी ज्यादा आपको समझते हैं। तो मुझे लगता है कि डीयू बहुत ज्यादा वर्थ इट है, क्योंकि उसके अराउंड, लाइक, अगर आप आ रहे हो डीयू के कॉलेज में, तो अगर आप टॉप कॉलेजेस में आ रहे हो, तो आपके साथ जो होगा वो आपके आपके जितना ही होगा। मतलब ऐसा हम स्कूल के क्लासेस में देखते थे कि एक टॉपर या दो टॉपर, पर यहाँ पे सारे टॉपर्स होते हैं। तो वो चीज आपको कुछ दिन तक डिमोटिवेटिंग फील करेगा स्टार्टिंग में, कि सारे टॉपर्स हैं, पर उनके साथ आप खुद अपना डेवलपमेंट करते हैं। वो देख के आपको मोटिवेट करता है कि और आगे बढ़ना है। तो मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा वर्थ इट है डीयू। इधर से इधर आने के बाद आपको पता चलता है कि आप पहले क्या था और अब क्या हो। आप आपने बहुत ज्यादा लिसनिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स काफी ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। आपको अपना आपको आपका बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है, पर्सनालिटी बहुत डेवलप होता है। आपको कभी कभी ऐसा भी लग आप आने के बाद ज्वाइन करोगे तो ऐसा भी लगेगा कि यू आर नॉट वर्थ इट, बाकी सारे स्टूडेंट्स आपसे अच्छे हैं। वो एक इंफीरियोरिटी वाला जो फीलिंग आता है, वो मेरे में भी आया था। पर उससे उसे फेस करने के बाद आप जब स्ट्रांगली उससे बाहर आते हो तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और पर्सनालिटी उसी से डेवलप होता है। आपका गोल आपका गोल भी उसी टाइम पे सेट हो जाता है कि मुझे बहुत ड्रीम्स, करियर, बहुत हमारे साथ ऐसे भी स्टूडेंट है जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की। तो उनको देख के आपको वो इंस्पिरेशन मिलती है कि
इंस्पिरेशन मिलती है कि देखो कितना वर्क हार्ड कर रहा है, वी शुड ऑल्सो। तो अच्छा होता है। डीयू इज टोटली वर्थ इट। बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे तो लेडी श्री राम के कॉलेज चैनल पे पढ़ा रहे हैं, तो मैंने उन सब में ये चीज़ सच में नोटिस करी है कि एक डेवलपमेंट इस तरीके का हो जाता है कि चैनल पर आपको ज़्यादातर टीचर्स देखने को मिल रहे हैं, वो कॉलेज भी रेगुलर जाते हैं, उसके बाद उनकी 2 से 3 घंटे की डेली की ट्रैवलिंग है, उसके बाद वो चैनल के लिए वीडियोस बना देते हैं, वीडियोस अपलोड कर देते हैं, अलग से इंटर्नशिप कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और मुझे कभी चैनल के किसी भी टीम मेंबर को मैसेज नहीं करना पड़ता कि आपका वीडियो नहीं आ रहा है या फिर आपने ये गलत कर दिया। उन्हें सब पता है, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कॉलेज के एक्सपीरियंस से ही आता है, जब आप वहाँ नए लोगों से मिलते हो, सीखते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम चलती हैं और आप आगे बढ़ते हो। तो डेफिनेटली आपको अपना बेस्ट देना चाहिए अभी से। और देखो, ज़्यादा ना फ्यूचर की टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है फ्यूचर में कैसे होगा, क्या होगा। अभी आप बैठे-बैठे सोचोगे कि मैं वहाँ पहुँच के क्या करूँगा या क्या करूँगी, कोई आंसर आपको नहीं मिलने वाला है। वहाँ जब आप जाओगे तो सीन टोटली डिफरेंट होगा, जो आपने एक्सपेक्ट करा नहीं होगा वही होगा। तो अभी आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए सीयूटी करने पे। आप पहले सीयूटी तो क्रैक कर लो, उसके बाद फिर ये चीज़ें अपने आप देखना। तो आप सोच रहे हो 10 स्टेप आगे का, अभी पहला स्टेप आपका हुआ नहीं है, तो फ्यूचर की इतनी टेंशन मत लो। और नीलाक्षी, अब आखिरी में बस अगर आप बच्चों से कुछ बोलना चाहती है, कोई मैसेज देना चाहती है? हाँ, स्ट्रेस मत लो, उतना हार्ड नहीं है सीयूईटी, हो जाएगा। आपने पहले भी पढ़ रखा है एक बार। और मेरा मेरा ऐसा है कि मैंने इकोनॉमिक्स में मेरे रॉ स्कोर 180 था, और मैंने उसको एक बार भी नहीं पढ़ा था इकोनॉमिक्स को, क्योंकि मेरे पास 4 डोमेन है। मैंने एक बार भी टच भी नहीं किया था इकोनॉमिक्स को, और फिर भी मैं गई और मेरा अच्छा गया था पेपर। और इकोनॉमिक्स में क्या था कि 11 12 दोनों आ रहे थे, और 11th का मैं मतलब भूल चुकी थी, पर फिर भी अच्छा गया। तो आप बिलीव रखो अपने ऊपर, पॉजिटिव सोचो। आपका आप अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है अभी, आप ऐसे सिचुएशन में हो, जितना दिख रहा है उतना करो, उसके बाद आगे का रास्ता खुद भी क्लियर हो जाएगा। आप पॉजिटिव रहो, और बस हो जाएगा, इतना टेंशन मत लो। थैंक यू सो मच नीलाक्षी, आज का इंटरव्यू लेके मुझे सच में पर्सनली बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है जिन भी बच्चों ने अभी एंड तक इंटरव्यू देखा होगा, उन्हें कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा, अंदर से वो खुश फील कर रहे होंगे कि यार हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, और आई होप आज की वीडियो से बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिलने वाली है। थैंक यू सो मच।